सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। मैं दुर्गेश सर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं ना क्लास 10th ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन जो पाठ 1 है क्लास 10th का लेक्चर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर जरूर देखिएगा। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, आइए देखते हैं। जो पहला टॉपिक है वो क्या है? पहला टॉपिक जो हमारे सामने है टॉपिक है क्या कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। ठीक है, समतल दर्पण अगर मान लेते हैं इस प्रकार से एक समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें। अब लंबवत यहाँ कुछ इस प्रकार से है, तो लंबवत जो पड़ने वाली है प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे यहाँ से अगर परावर्तन हो रहा है इस बिंदु पर, तो यहाँ से क्या करेगा कि इसी पथ पर वापस लौट जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो कोण I बराबर कोण R जो होता है, मतलब परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, तो दोनों का मान क्या हो जाता है? शून्य ना। कोण I बराबर 0, इसलिए कोण क्या कोई दिशा परिवर्तन नहीं होता है, उसी पर वापस लौट जाता है। ठीक है, तो वही है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अब आगे की बात करें तो आगे जो टॉपिक है क्या है? प्रतिबिंब। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से ना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं ना। कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी, या इसी का एक नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी और क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहले वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है ना, मतलब कि वास्तव में सही में जाकर मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं ना। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक क्या? प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब का। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से ना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं ना। आती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि वास्तव में बिंदु जाके कहाँ प्रकाश की किरणें मिलती है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि प्रतीत होती है, ऐसा दिखाई देता है लेकिन वास्तव में होता नहीं है ना। प्रतिबिंब क्या कहेंगे? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है ना। अगर वास्तविक प्रतिबिंब को तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब में अभी पढ़े कि ये जो होता है वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है वास्तविक। लेकिन उसी में हम बात करें
किसकी, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब का। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ठीक है, सीधा होता है। अब आगे बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ना, समतल दर्पण द्वारा कौन चीज, प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। मतलब कि जितना वस्तु का दूरी होगा उतना ही पीछे क्या होता है, उसके प्रतिबिंब की दूरी होगा। अर्थात कोई वस्तु समतल दर्पण से जितने आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है ना। तो क्या है कि वस्तु दूरी बराबर क्या, प्रतिबिंब दूरी। अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे है ना उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से उतना ही क्या बनेगा, पीछे बनता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग पार्श्व परिवर्तन। देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पार्श्व ऐसे लिखिएगा आप लोग, पार्श्व परिवर्तन, वस्तु का दाहिना भाग ना, जैसे कोई वस्तु है उसका क्या, दाहिना भाग, दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग। मतलब कि अगर दाहिना है तो दर्पण में जब इसको देखेंगे तो प्रतिबिंब का क्या दिखाई देगा, बायां भाग, और बायां भाग जब देखेंगे तो दायां भाग। इसी को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं ना। वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है या कहते हैं ना। जिस प्रकार से कार्ड देखिए यहाँ पर आर है लिखा हुआ, क्या है, आर है, तो इसमें क्या, इसका उल्टा दिख रहा है ना, आर ई भी है लेकिन उल्टा दिख रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे वस्तु का जब दाहिना भाग प्रतिबिंब में क्या बायां नजर आए और बायां दाहिना, तब क्या होता है, तो पार्श्व परिवर्तन इसी को कहा जाता है। बात करते हैं आगे आप समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं ना। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है ना। पहले प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। कहने का मतलब हुआ कि वस्तु के बराबर आकार के ही क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु की अपेक्षा क्या, सीधा बनेगा। और अगला पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब आभासी होता है ना, यानी काल्पनिक या आभासी। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं, आभासी, और उसी का नाम क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। अगर वस्तु दर्पण के आगे जितना है उतना ही उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, पीछे बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की यही विशेषता है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी तक आप पिछला वीडियो इस पाठ का नहीं देखे हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आगे की बात करें तो आगे जो है गोलीय दर्पण। आगे क्या है, गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है ना, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। अच्छा, किसी कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को रजतित करने से अवतल दर्पण बनता है, जबकि टुकड़े के भीतरी सतह को रजतित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। देखिए कहने का मतलब हुआ जैसे कि एक अवतल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण है, तो इसका बाहरी भाग जो रंगा हुआ है तो ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। इसका बाहरी भाग क्या है, कलई किया हुआ है, रजतित मतलब कि कलई किया हुआ है, रंगाई किया हुआ है, तो इसको कहेंगे हम लोग अवतल दर्पण, ठीक है। लेकिन जब अंदर का भाग, चाहे इसी में अगर समझेंगे तो इसके अंदर का भाग देखिए इसमें है ना, बाहरी भाग अवतल दर्पण में, और ये जो रंजित किया हुआ है, रंगा हुआ भाग है, ये आपका ना वो अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर जब भी रहेगा तो उत्तल दर्पण होता है, और बाहर की तरफ जब भी रहेगा तो क्या, अवतल दर्पण होगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है ना। अब कोई खोखला गोला है जिसका एक भाग है, ये क्या है,
तो इसका एक भाग को ही क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अगर इसके बाहरी भाग को रंजित किया जाए या कलय किया जाए, मतलब रंगा जाए, तो अवतल दर्पण का निर्माण होता है। और इसके अंदर के भाग को, भीतरी भाग को अगर रजतित किया जाए यानी रंगाई किया जाए, कलई किया जाए, तो उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद ना। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, देखिए ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्र में बिंदु P दर्पण का ध्रुव है। यहाँ देखिए, ये जो है थोड़ा चित्र गड़बड़ हो गया है, ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, चाहे इसी पर समझ लिए। जैसे कि यहाँ ई P है ना, ई P है, ठीक है, यहाँ भी P है, तो इसके दो ध्रुव है ना, ध्रुव। तो इसी को कहते हैं गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ना, ये गोलीय दर्पण है, इसके मध्य बिंदु है, इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। चित्र में बिंदु P दर्पण का ध्रुव है। ये जो P है, ये क्या है, इस ध्रुव है, इसी को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चित्र में बिंदु C दर्पण का वक्रता केंद्र है। देखिए, ये जो दिख रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण जिस गोले का क्या भाग होता है, तो इस गोले का भाग है ना, उस गोले के केंद्र को, तो ये जो गोला है, इसका ये केंद्र है, केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और चित्र में क्या है, जो C है, वक्रता केंद्र है। इसके बाद है क्या, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र में PC बराबर R दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। देखिए, जैसे यहाँ ई P है और यहाँ से ई दूरी क्या है, C है, और इधर भी PC है, तो हमारा त्रिज्या जो हो गया, ई P से C हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। इसी को कर देते हैं, तो गोला का जो पूरा होता है उसको क्या कहते हैं, व्यास, और इसका आधा त्रिज्या। ठीक है। तो ये जो PC है, यही हमारा क्या है, त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। उसके बाद है प्रधान या मुख्य अक्ष ना, प्रधान या मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र में P तथा C को मिलाने वाली सरल रेखा PC मुख्य प्रधान अक्ष है ना। PC जो है वो क्या है, मुख्य प्रधान अक्ष है। देखिए, यहाँ है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण का ध्रुव यही हुआ ना, P, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, तो वक्रता केंद्र यही है, तो वक्रता केंद्र को क्या है, मिलाने वाली। देखिए, यहां से इसको मिलाया गया, कहां से, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं ना। तो यही हो गया हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसी को कहते हैं ना। तो देखिए, मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र में P तथा C को मिलाने वाली सरल रेखा, P और इस C से मिल रहा है, इसी सरल रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहेंगे। ठीक है। इसके बाद बात करें तो अगला जो प्रधान या मुख्य अक्ष हो गया, उसके बाद क्या है अगला हमारा टॉपिक कि गोलीय दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी ना। अब गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण में एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण जो दो प्रकार के हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है ना। देखिए, क्या किसी अवतल दर्पण का फोकस, अब अच्छा, अवतल दर्पण का फोकस की बात करें तो फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है हमारा, F है, यहाँ पर क्या है, F है, F और ये P है। तो ये जो PF की जो दूरी है, इसी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है। तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है ना। देखिए, यहाँ से कोई किरण है, इधर आपस, इधर से आया यहाँ, और यहाँ कहाँ, F पर मिल रहा है। इधर से भी एक किरण आया, ये कहाँ मिल रहा है, तो F पर मिल रहा है। ठीक है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है ना, दर्पण से कहा, परावर्तन के बाद मिलता है। तो फोकस दूरी जो इसका क्या हो जाएगा, PF जो है वो क्या है, इसका फोकस दूरी है। इसी कड़ी में बात कर लेते हैं हम लोग
आप देखिए उत्तल दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आई हुई प्रतीत होती है ना, आई हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव पी की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं ना, पी से एफ की जो दूरी है इसी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण में पी से एफ की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें तो अगला जो टॉपिक है थोड़ा देखिए, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में हम कहाँ वस्तु रखेंगे और उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, इसके बारे में आइए हम लोग जानकारी लेते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो ना, देखिए अवतल दर्पण का फोकस, तो फोकस कौन है, तो यही ना एफ हमारा फोकस है, किसके बीच कह रहा है, अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच। तो देखिए ध्रुव पी हो गया, अवतल ये जो फोकस है इसके बीच में है ना, पी से एफ मतलब फोकस दूरी इसके बीच में है, के बीच स्थित हो वस्तु, इसके बीच में यहाँ देख रहे हैं ए बी जो है ये हमारा क्या है, वस्तु है, ए बी क्या है हमारा वस्तु है, ए हुआ और ई बी हुआ, ए बी हमारा एक वस्तु है जो कहाँ है, तो अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच है। यहाँ देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में है कौन चीज, वस्तु ए बी। अच्छा, तो यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा होता है ना, तो यह जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ देखिए ए डैश बी डैश, यहाँ प्रतिबिंब भी बना हुआ है इसका ना, यहाँ पर है ए डैश और यहाँ क्या है बी डैश, तो ए बी का प्रतिबिंब क्या यहाँ बना हुआ है, ए डैश बी डैश। अच्छा, ये दर्पण है ना, तो ये बाहर की तरफ रंगा हुआ है तो कौन दर्पण है, तो अवतल है, क्योंकि बाहर की तरफ जब भी रंगा होगा तो कौन दर्पण होगा, अवतल, और अंदर की तरफ तो उत्तल। तो एक ए बी का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ए डैश बी डैश बन रहा है। वस्तु देखिए कितना छोटा है लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बहुत बड़ा बनता है, प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है। अच्छा, काल्पनिक होता है प्रतिबिंब, इसका सीधा भी होता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, ठीक है, और आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा होता है, जितना बड़ा यहाँ वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होगा, जब भी वस्तु कहाँ, तो फोकस और ध्रुव के बीच होगा, तो प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं अगला, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो ना, क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, तो आप तो फोकस जान गए कि, या देखिए यहाँ फोकस है, यहाँ एक वस्तु है अवतल दर्पण के फोकस पर, वस्तु का नाम दिया हुआ है ए बी और ए, ठीक है, ए दर्पण फोकस पर स्थित हो, तो यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत ही आवर्धित तथा वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है, ठीक है। वस्तु से क्या, जब भी कभी अगर फोकस पर कोई वस्तु स्थित हो ना, फोकस पर स्थित हो, तो याद रखिएगा कि प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनेगा, उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा और बहुत ही आवर्धित अर्थात वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा इसका प्रतिबिंब। अच्छा, आगे की बात किया जाए तो अब 3 नंबर में क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, कहाँ वस्तु हो, तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र याद देखिए इसी है, इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, पहले भी बताए हैं, और फोकस के बीच स्थित हो, तो फोकस हमारा ये है ना एफ, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, इसके बीच में ये वस्तु है, इसके बीच में या वस्तु का ए और ई क्या है, बी है, ठीक है। तब क्या होता है, तो यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा होता है। तो देखिए इसका जो प्रतिबिंब बना यहाँ पर क्या, ए डैश बी डैश बना ना, ए डैश और बी डैश बना, तो प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। यहाँ देखिए वस्तु को दिखाए बहुत ही छोटा है, लेकिन ये प्रतिबिंब जो यहाँ बन रहा है वो थोड़ा डबल है, तो बहुत ही बड़ा बनता है, प्रतिबिंब क्या बनेगा, डबल बड़ा बनता है। तो याद रखिएगा
जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, मतलब कि C और F के बीच हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। 4 नंबर में क्या है आपका कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु कहां हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो, कहने का मतलब इस C पर स्थित हो वस्तु। अब यहां पर देखिए, जैसे ए बी हुआ, अच्छा यहाँ ए है, तो ए और बी एक वस्तु है, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? तो ए डैश बी डैश पर यहाँ बन रहा है। यहाँ ई हो गया हमारा बी डैश और यहाँ है ए डैश। वस्तु कहाँ है? तो सी पर, यानी यहाँ सी पर है वस्तु। कहाँ है? सी पर, वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जब भी वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है ना। देखिए वास्तविक बनेगा और क्या, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ एक तीर चिन्ह, एरो चिन्ह है, ठीक, तो ई है अभी ऊपर के तरफ, लेकिन ई जब प्रतिबिंब इसका बनेगा तो ई नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब कहने का क्या कि उल्टा, वास्तविक तो है लेकिन उल्टा है और वस्तु के आकार के बराबर है। जितना बड़ा ए बी वस्तु है उतना ही बड़ा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब भी उसका है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी अगर कोई वस्तु केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के आकार के बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है कि जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है, तो जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। जैसे यहाँ इसको ए बी जो है ना, इसको हम अनंत मान लिए कि ये अनंत से है, ए और बी अनंत से कोई वस्तु है, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ए डैश बी डैश पर यहाँ बन रहा है। ये देख रहे हैं प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश पे। तो एक कोई वस्तु है जो कहाँ है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ देखिए वक्रता केंद्र है, इधर कहीं मान लेते हैं जो अनंत है वो है, और इसके बीच में ये ए बी क्या है? वस्तु है। तो यह वस्तु जो है कहाँ, किसके किसके बीच में? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है ना। अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित है वस्तु। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है कौन चीज? वस्तु। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? तो यह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है ना। देखिए यहाँ वस्तु बड़ा है, यहाँ प्रतिबिंब जो है इसका छोटा बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, अच्छा आगे की बात करें तो आगे आइए आप। अच्छा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, देखिए जब वस्तु क्या हो? अनंत पर स्थित हो, तो अनंत पर के स्थित वस्तु को ऐसे दिखा नहीं सकते हम, ठीक है, लेकिन अनंत का कहने का मतलब जैसे जो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया ना, इस सबको अनंत माना जाता है। तो अनंत से आती किरण, आती समांतर किरणें, ठीक है, तो जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर हो, तो यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा होता है ना। जब कोई अनंत से आती समांतर किरणें, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा? तो वास्तविक तो बनेगा, उल्टा भी बनेगा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। जितना बड़ा वस्तु है उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है बी डैश, ए डैश और बी डैश जो प्रतिबिंब है ना, और कहां पर बना हुआ है? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ही प्रतिबिंब आके बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं आगे की बात। देखिए अब यहाँ पर सभी को इकट्ठा करके एक तालिका में जो है इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार, मतलब साइज ना। देखिए वस्तु की स्थिति जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, ध्रुव पर, जब वस्तु की स्थिति ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होता है? तो ध्रुव पर ही होता है ना। वस्तु की स्थिति ध्रुव पर तो प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव पर। लेकिन
प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, तो प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होता है ना। जब कोई वस्तु ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी ध्रुव पर स्थित होता है और प्रतिबिंब कैसा, आभासी यानी काल्पनिक बनता है ना। सीधा या उल्टा, तो सीधा बनेगा और बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है साइज के, आकार के। अच्छा, ध्रुव P तथा F के बीच, मतलब कि ध्रुव के और फोकस दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आभासी होगा इसका प्रकृति ना, और सीधा या उल्टा तो सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर फोकस पर जब हो कोई वस्तु ना, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनता है। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर। अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा, वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा। यदि वस्तु जब फोकस तथा केंद्र के बीच हो ना, F तथा C के बीच हो, तो दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा वो कहाँ होगा, तो केंद्र तथा अनंत के बीच होता है, ठीक है। और ये भी प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बड़ा बनता है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। अच्छा, C पर, C तथा अनंत के बीच, तो C पर रहेगा तो C पर ही बनता है, और C तथा अनंत के बीच हो तो C मतलब कि केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, वास्तविक होता है उल्टा प्रकृति, कैसा होगा, तो उल्टा ना, और वस्तु से एक होता है बराबर। जब C पर होगा तब वस्तु के बराबर होगा प्रतिबिंब, जब C तथा अनंत के बीच होगा तो वस्तु से छोटा होगा प्रतिबिंब। जब अनंत पर कोई वस्तु हो ना, तो उसका प्रतिबिंब F पर बनता है, यानी फोकस पर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और आकार जो होता है बहुत ही छोटा होता है। आकार क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10th के पूरे होल सिलेबस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।